कहेंगे कुछ। इसको हमें लगता है कि हम लोग यूं समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार चल रही है, तो शुरू से ही आज जो मोदी जी के बारे में जो लोगों के दिमाग में जो छवि बन गई कि बुलडोजर वाली सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अब पूरे देश में ये बुलडोजर की तरह संविधान को, देश को, जनता को, इस देश के लोकतंत्र को रोकते हुए एक पूरे बुलडोजर की तरह रोकने वाली सरकार है। तो पिछले 10 साल से हमें लगता है कि 10 साल में 3 ऐसे मौके आए जहां इस देश ने इस बुलडोजर को एक हद तक रोक दिया, पीछे धकेल दिया। सबसे पहला मौका क्या था? जब मोदी जी बिल्कुल पहली बार 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहली कोशिश उनकी क्या थी? सबसे पहली कोशिश उनकी थी कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून बना और उस कानून में जो मुआवजे का प्रावधान किया गया कि जो भूमि, जिनसे भूमि छीनी जाएगी उनको, जिनसे भूमि हम लेंगे उनको बाकायदा आपको पर्याप्त मुआवजा देना होगा और उनकी इच्छा के खिलाफ आप नहीं छीन सकते, और सिर्फ जो भूमि के मालिक हैं उनको नहीं, बल्कि उस भूमि पर जिन लोगों की रोजी रोटी निर्भर है, जो मजदूर है, जो कमाते हैं, उनको भी मुआवजा मिलने का हक है। तो पहली कोशिश मोदी जी ने की थी इस कानून को बदल देने की, ऑर्डिनेंस लाकर। लेकिन देश में जबरदस्त उस समय विरोध हुआ, किसानों ने विरोध किया, राजनीतिक दलों ने विरोध किया, और वो जो ऑर्डिनेंस था उस ऑर्डिनेंस को कई बार लाने के बावजूद वो कानून बन नहीं पाया। ये शुरुआती जीत है। बिल्कुल 2014-15 के दौर में इस देश के किसानों ने, इस देश की लोकतांत्रिक ताकतों ने ये जीत हासिल की। अगला हमने देखा जब कोरोना के दौर में पूरे देश परेशान, और उसी समय मोदी जी ने कोशिश की कि पार्लियामेंट से एक के बाद एक कानून पास करा दो। उसी दौर में ये जो 3 कृषि कानून बने, और इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर इस देश ने ऐसा किसान आंदोलन पहले कभी देखा नहीं। अगर ऐसा दमन भी नहीं देखा, इतनी झूठ भी हमने कभी नहीं देखा, इतनी नफरत का दौर भी नहीं देखा, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात है कि ऐसा जबरदस्त किसान आंदोलन भी हमने पहले नहीं देखा था, जो दिल्ली में पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खासकर, और पूरे देश के किसानों के समर्थन से जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें उन 3 कानूनों को हमने वापस कराया। तीसरा मौका मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये जो कानून बना, इस कानून के बारे में चर्चा तो हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था ये 2018 से था या 19 से, और नहीं, केस 17 में नहीं बना। अच्छा ठीक, 17 के अंत में, तो इतना पहले से था। लेकिन आप जमाना देख रहे हैं तो देर से ही आया, लेकिन दुरुस्त एक जजमेंट आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के लिए जो स्कीम है, और उस स्कीम का मतलब है कि कई कानूनों को बदल दिया गया, कई कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे स्कीम को संविधान विरोधी करार दिया। जितने कानून बदले गए थे उन सभी कानूनों को ठीक किया और इस पर एक रोक लगा दी। तो कोर्ट के माध्यम से ये हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत मैं मानता हूं। अब इसको हम सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आमतौर पर हम लोग भ्रष्टाचार को नापते हैं कि कितने करोड़ का घोटाला है, तो इसको एक घोटाले के रूप में देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला नहीं है। उसकी रकम को अगर आप देखेंगे तो 8,250 करोड़ भाजपा को मिला है। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने तो अकेले नहीं लिया, कांग्रेस को भी करीब 2,000 करोड़ मिला है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सरकार चलाती है, उसको भी करीब उतना ही मिला है। इस देश में राज चलाने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजू जनता दल है, तेलंगाना की पार्टी है,
डीएमके है तमिलनाडु में, समाजवादी पार्टी अभी राज नहीं है, किसी जमाने में राज था, उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी पार्टियों को, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा कम, तो पैसे तो सबको मिले हैं, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार कहा है। हम बड़ी पार्टी हैं, ज्यादा हमारे पास एमपी हैं, ज्यादा राज्यों में सरकार है, तो हमें बहुत मिला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मोदी जी ने, आपने सुना होगा, मोदी जी लगातार बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी बॉन्ड का विरोध किया उनको पछताना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने कहा कि आप बताइए, ये लोग आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनका बस चले तो कृष्ण को भी भ्रष्टाचारी बता दे कि गरीब सुदामा ने एक पोटली में जो थोड़ा बहुत कृष्ण को दिया है उसको भी भ्रष्टाचार बता दे। आप बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड की तुलना मोदी जी किससे कर रहे हैं कि सुदामा ने एक पोटली में थोड़ा सा जो चावल कृष्ण को दिया था उसके साथ जो तुलना कर रहे हैं। ये 8,250 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, कैसे कैसे कंपनी वालों ने दिया, तो इंद्रेश जी ने आपको बताया, कुछ उदाहरण दिया। एक उदाहरण मैं भी उसके साथ जोड़ दूं। अभी कोविड का दौर था, देश में लोगों को टीके लगे, पहले उसके लिए पैसा देना पड़ रहा था, हम लोगों ने हल्ला किया, दबाव बना पूरा देश में, तो मुफ्त में टीके लगे। आमतौर पर आप लोगों को याद है, आपको कौन सा टीका लगा? टीके का नाम याद है? कोविड में जो टीका लगा है, कोविशील्ड याद है? उस समय सर्टिफिकेट मिल रहा था और उसमें मोदी जी की फोटो भी लगती थी। लोग तो कह रहे थे कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी मोदी जी की फोटो चिपका दिया जाए इस देश में, क्योंकि मौत का फरमान तो मोदी जी जारी कर रहे हैं देश में लोगों के लिए। तो ये जो कोविशील्ड है, अब एक खुलासा हुआ, ये हिंदुस्तान में इसका फॉर्मूला बना था इंग्लैंड में, और उसी फॉर्मूले को आधार बना करके इस देश की कंपनी ने टीका बना दिया। जिस कंपनी ने इंग्लैंड में इसको बनाया उस पर केस हो गई, और इंग्लैंड के कोर्ट में उस कंपनी ने कबूल किया, उसका नाम है एस्ट्राजेनेका, इस फॉर्मूला था वहां, उसने कबूल किया कि हमारा ये जो टीका था ये बहुत सही नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट क्या हुआ कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, ये बहुत ज्यादा हुआ है इंग्लैंड में। तो आप देख लीजिएगा, तो हमारे देश में भी बहुत हुआ है, बहुत हो रहे हैं। और कायदे से एक एक मौत के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, कायदे से एक एक मौत के लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए, और जिस कंपनी ने ये टीका इस देश के अंदर चलाया उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई होगी? ये टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूनावाला की कंपनी, उसने भी 52 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में दे रखा है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ, पूरे देश में जो भ्रष्टाचार है उसको संस्थापित करने की कोशिश की है कि ऐसा भ्रष्टाचार हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। तो सवाल है कि भ्रष्टाचार का अगर आप कानून बना देंगे, भ्रष्टाचार कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है। अगर कानूनी आप ऐसा बना देंगे जो भ्रष्टाचार को संस्थापित करेगा, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। और यही सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये जो आपने बनाया कानून, ये कानून अपने आप में भ्रष्ट कानून है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कानून है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। रकम के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, 8,250 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक अमीर पार्टी के लिए वो हो सकता है मोदी जी ठीक कह रहे हैं कि वो सुदामा की पोटली है, ये 8,200 करोड़ बहुत नहीं है, उसके पास तो अरबों खरबों रुपए। इसी चुनाव में भाजपा जो खर्च कर रही है उसका अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ये अपने आप में पता चल जाएगा कि 1 लाख करोड़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। जो इंटरनेट पे उसका विज्ञापन आ रहा है, गूगल में जो विज्ञापन आ रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा जो खर्च दिख रहा है,
पूरे देश में भाजपा के जो दफ्तर बन रहे हैं, देश में करीब 843 उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि हमें इतने दफ्तर बनाने हैं, आलीशान मकान बन रहे हैं, उसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद है, उसका खर्च देख लीजिए। इसलिए इनके पास जो संपत्ति है और जितना ये खर्च कर रहे हैं, ये दोनों को अगर आप जोड़ लें, संपत्ति और खर्च दोनों को जोड़ लें, तो भारतीय जनता पार्टी अब तो दुनिया की शायद सबसे बड़ी पार्टी तो दावा करते ही है, सबसे अमीर पार्टी भी कहलाएगी इस समय देश में। इसीलिए इस भ्रष्टाचार को हम लोगों को यहाँ से समझना है। ये भ्रष्टाचार जो बिल्कुल सही उदय नारायण जी ने कहा कि फिरौती वसूल करने के लिए, इसके लिए आपने कानून बना दिया और इससे पता ये चल रहा था, वैसे बताया गया कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, ये झूठ है, सरकार को सब पता चल रहा था। स्टेट बैंक से बॉन्ड खरीद रहे थे लोग, तो स्टेट बैंक के पास तो पूरा था, किसने खरीदा, कौन किस, तो दरअसल ये निगरानी रखने के लिए कि कौन किस पार्टी को दे रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन कंपनी है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को देने के बजाय जा करके किसी और पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को चंदा दे रहा है, उन पार्टियों, उन कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि जो चुनावी चंदे का जो स्रोत है उसको पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया जाए कि और किसी को कुछ ना मिले, इसके लिए कोशिश है। और इसीलिए आपने देखा होगा इसी चुनाव में मोदी जी ने जबरदस्त एक बात कह दी कि अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर करके काला धन बोरे में भर करके टेम्पो में लाद करके कांग्रेस को पहुंचा रही है। अब बताइए, अगर काला धन खत्म हो गया था तो अभी काला धन आया कहां से? जब अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में दुनिया में चर्चा हो रही थी, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में लोग कह रहे थे कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने इस पर जांच करने के लिए, आपने उस पर रोक लगा दी और आपने कह दिया कि जो भी अदानी पर सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है, क्योंकि अदानी भारत का गौरव है। और आज चुनाव में आपने खुद कह दिया कि अदानी और अंबानी के पास काला धन है और अदानी और अंबानी वो काला धन टेम्पो में भर भर करके कांग्रेस पार्टी को। तो सवाल यहाँ नहीं है, सवाल है कि अगर उनको कभी भी लगेगा कि हमें देने के बजाय किसी और को कोई दे रहा है, वो तत्काल उस पर हमला करेंगे। इसलिए ये चुनावी चंदा को पूरी तरह से 90% चंदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिले, बाकी लोगों को कुछ ना मिले, इसकी कोशिश थी। इसके लिए कानून बनाया गया था जो पूरी तरह गैर संवैधानिक था और इसको खत्म किया गया। हमारे रामबली जी ने आपको बताया, हम लोगों ने चुनाव में कोशिश की। लोग कहते हैं कि भाई बिना चंदा कैसे लड़ा जाएगा, बात सही है, लेकिन किस्म किस्म का चंदा है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1000 करोड़ किसी से ले लेंगे और इसके एवज में उसको भ्रष्टाचार करने देंगे, इसके एवज में उनको लूटने देंगे, उनको धंधा दे देंगे, वो भी चलता है। और जो 20 रुपए का कूपन हम लोगों ने जारी किया और एक फुटपाथ दुकानदार, एक सब्जी बेचने वाली हमारी बहन, जब उसमें से 20 रुपए हमारी पार्टी के लिए, माले के लिए जो देती है, मैं तो मानता हूँ असली चुनावी जनता जो जन सहयोग है वो यही चलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई बॉन्ड का मुकाबला हम कूपन से करेंगे। कॉर्पोरेट का बॉन्ड, भ्रष्टाचार का पैसा, फिरौती का पैसा, उसका मुकाबला हम ईमानदारी के गाड़ी कमाई से और जन सहयोग से करेंगे। और हमने कोशिश की इस बार के चुनाव में, जहां जहां कोडरमा में कल वोट पड़ने वाला है, और इसमें सघन ढंग से हमारे साथियों ने घर घर जा करके, लाखों परिवार के पास जा करके लोगों ने चंदा लिया और सबने दिया, सबने दिया। वोट सब लोग देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, वो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन चंदा और ये जो हमारी कोशिश रही ईमानदारी के साथ कि चंदा जनता से हम ले, इसकी सब लोगों ने कोशिश की। तो ये जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव के लिए, अब मोदी जी भी बोलना बंद कर दिए हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं हमेशा? भ्रष्टाचार को जोड़ते हैं परिवारवाद के साथ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। और ये दिमाग में लोगों के बैठा दिया गया कि भ्रष्टाचार करने के लिए कोई अपना परिवार होना चाहिए, परिवार के लिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और जिनका परिवार नहीं है, संयोग से अटल बिहारी वाजपेयी का भी परिवार नहीं था उस तरह से,
मोदी जी भी परिवार नहीं है, जोगी जी के पास भी परिवार नहीं है, तो इनको लगता है कि हम तो बिल्कुल पाक साफ है। क्योंकि लोग जब तक इस बात पर उलझे रहेंगे कि भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है परिवार से, तब तक लोग हमको हमेशा सर्टिफिकेट दे देंगे, जनता से हमको क्लीन चिट मिल जाएगी कि मोदी जी किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार, कौन है उनके पास। तो अदानी को सारा पैसा दे दे तब भी सवाल मोदी जी पर नहीं जाएगा, मोदी जी तो बिल्कुल पाक साफ है। इसलिए भ्रष्टाचार की जो पूरी चर्चा इसको समझना जरूरी है। अगर परिवार को आप कहेंगे तो परिवारवाद आप जो कहते हैं, हम तो कहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके इस देश में हर जगह आपको कुछ परिवार दिखाई देंगे। अब ये देश की बनावट ऐसी है, हमारे देश में, हमारे समाज में राजनीति का ये बनावट है। और उन सभी परिवारों को, जिस पार्टी में जो परिवार दिखाई देते हैं, मोदी जी ने कोशिश की कि सभी परिवारों को भी तोड़ करके एक टुकड़ा उस परिवार का अपने साथ कर लिया जाए। अगर आप गांधी नेहरू परिवार की भी बात करते हैं, गांधी नेहरू परिवार की भी बात करते हैं, तो मेनका गांधी और वरुण गांधी, इस बात को खटपट हो गया, वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला, लेकिन एक हिस्सा उस परिवार का भी मोदी जी ने अपने साथ करके रखा है। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा अजित पवार को, हमारे शरद पवार के भांजा है, उनको अपने साथ हर जगह परिवारों को तोड़ रहे हैं। तो सवाल परिवार का नहीं है। परिवार में इस देश में वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का बेटा आमतौर पर डॉक्टर होता है, जज का बेटा जज होता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता है, इस देश के बड़े उद्योगपति का बेटा, उसको विरासत में पूरा उद्योग मिल जाता है, उद्योगपति होता है। ये तो देश की बनावट है। और इस परिवार की सीमा को तोड़ करके, जब जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि लोगों के पास में रोजगार होगा, सबको जो संविधान ने वादा किया कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, मौका मिलेगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, बराबरी, तब ये परिवार की सीमा टूट करके इस देश में एक एक व्यक्ति सामने निकल करके आएंगे, नागरिक, वो अपने काम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर इस देश में आगे बढ़ेंगे। अभी वो सिस्टम हमारे देश में बना नहीं है, उस सिस्टम को लाने के लिए हमको और बहुत लड़ना है। सवाल है ये जो परिवार नहीं, भ्रष्टाचार किससे जुड़ा हुआ है? भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है पावर के साथ। पावर के साथ आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में भी किन पार्टियों को पैसा मिला? जो पार्टी जहां पावर में है। तृणमूल कांग्रेस को पैसा मिला, बंगाल में उसकी सरकार है। डीएमके को भी कुछ पैसा मिला, उसकी सरकार है। पावर, और अंग्रेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार पनप सकता है, सत्ता के इर्द गिर्द वहां भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है, उसकी संभावना है, वो बढ़ती है। तब सवाल क्या है कि सत्ता पर नियंत्रण हो, सत्ता पर निगरानी हो, सत्ता के जो नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण हो, और तभी आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा पाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा हो रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, ये जो संविधान जिस समय लिखा जा रहा था, संविधान सभा में जो बहस हो रही थी, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासित प्रणाली होना चाहिए, एक राष्ट्रपति को पूरी ताकत, पूरा पावर दे दिया जाए। बाबा साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए। क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए? ताकि उस सत्ता के ऊपर एक नियंत्रण और निगरानी की एक संस्था होगी, पार्लियामेंट में बहस होगी, हर सवाल पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में संस्थाएं होंगी, इस देश के न्यायपालिका के पास अपनी सत्ता, उसके पास भी अपना अधिकार होगा। मीडिया के पास, ये मीडिया का काम बनता है ये नजर रखना। तो ये सब आज तोड़ दिया जा रहा है। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार का सवाल वो सत्ता से जुड़ा हुआ है। सत्ता अगर निरंकुश हो जाएगी तो निरंकुश सत्ता और बेलगाम भ्रष्टाचार, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए सत्ता को निरंकुश बनने नहीं देना, सत्ता पर अंकुश लगाना है। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो कहते हैं कि फांसीवादी निजाम है, फांसीवादी निजाम है, और फांसीवादी निजाम के ये कुछ पहचान है। ये हमेशा हम लोग जानते हैं कि बड़े देश के पूंजीपति सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करते हैं, पैसा देते हैं। टाटा बिरला के नाम किसी जमाने में लोग सुना करते थे,
जिंदल मित्तल का नाम सुना करते थे, आज घर घर में अदानी अंबानी का नाम है। ये होता है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं होता था और इस तरह से नहीं होता था, इस देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए चुनाव जीतने के बाद आ रहे हैं और अदानी के हवाई जहाज से उतर रहे हैं, ये कभी नहीं होता था। हवाई जहाज में जिस फोटो को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर दिखाया, एक हवाई जहाज जो अदानी का प्राइवेट जेट है, उस प्राइवेट जेट में बड़ा उस अंदाज में दो दोस्त वहां बैठ करके बात कर रहे हैं। वहां अदानी भी है और वहां हमारे मोदी जी भी है। ये दोस्ती, ये जो बॉन्ड हम लोग कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बॉन्ड अंग्रेजी में बॉन्ड शब्द का बहुत सारा मतलब है। तो यहाँ तो बॉन्ड एक तरह से जैसे नोट है, जैसे शेयर है, उसी तरह से एक बॉन्ड है। लेकिन इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि जो फेविकॉल का बॉन्ड है, वो जो चिपकाने वाला जो बॉन्ड है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है। इस देश के बड़े उद्योगपति और इस देश की सरकार और कारोबार, सरकार को ही कारोबार बना देने के लिए वो बॉन्डिंग है। ये फेविकॉल वाला बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो एक तो इस देश में जबरदस्त कॉर्पोरेट के हाथ में पावर चला गया, जबरदस्त। हमारे लिए क्या बात करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम तो 5 किलो का मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं, मुफ्त भी नहीं दे रहे हैं। वो 5 किलो अनाज देने में जो खर्च जा रहा है, वो टैक्स का पैसा हम भरते हैं। हमारा जीएसटी है, हमारा टोल टैक्स है जो रास्ते में चलते हुए हम देते हैं। हमारे टैक्स से आप अगर कुछ खर्च कर रहे हैं, वो आप फ्री नहीं दे रहे हैं, वो आपने इस देश में बजट का हिस्सा खर्च कर रहे हैं गरीबों के लिए। चलो अच्छी बात है। वो अनाज भी जो 5 आप दे रहे हैं, 5 केजी, वो अनाज भी पैदा कौन कर रहा है? इस देश के किसान। जिस किसान को फसल की कीमत नहीं देते हैं, किसान लड़ रहे हैं इस बात के लिए। और ये 5 किलो अनाज दे करके आप समझते हैं कि लोगों को हमने गुलाम बना दिया? अभी चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर में देख रहा था। बरेली में चुनाव में एक दलित चौकीदार को जमीन पर गिरा करके पुलिस वाले पीट रहे थे और क्या कह रहे थे कि मोदी जी से मुफ्त का राशन खाते हो और वोट किसी और को दोगे। तो मोदी जी दे रहे हैं, मुफ्त का राशन दे रहे हैं, मोदी जी खिला रहे हैं और तब हम जिंदा है इस देश में। तो 80 करोड़ लोगों के लिए यही जिंदगी बना दी गई कि आपको बस 5 किलो अगर अनाज मिल जाए, आपको बस उसी के बारे में सोचना है। उस अनाज से आप रसोई गैस इतना महंगा है, बाकी तमाम सामान, कड़वा तेल इतना महंगा है, हर चीज इतनी महंगी है। आप खाना कैसे बनाएंगे? आपका घर का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आपके जीवन में सब कुछ चाहिए। जो मोदी जी ने कहा था 2022 में वादा किया था सबके लिए पक्का मकान, उस पक्का मकान में 24 घंटा बिजली, उस पक्का मकान में शौचालय, उस पक्का मकान में नल और जल, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी, ये सब बातें आज इन बातों पर कोई बात चर्चा नहीं हो रही है। अब तो आपको सब दिखा रहे हैं कि 22, आप अगर हिसाब मांगेंगे कि 22 का क्या हुआ, 24 में 22 का हिसाब मांगेंगे, वो आपको 23 साल आगे की दिखाएंगे कि 2047 में हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा, विकसित भारत कब बनेगा? 2047 में, आगे 23 साल बाद। तो गोल पोस्ट उठा करके फेंक दिए हैं, 2047 में ले गए हैं, कब उसकी बात है। तो हमारे लिए तो बस गरीबी, 5 किलो अनाज। लेकिन इस देश में इस समय जो सबसे ऊपर के 1%, सबसे ऊपर के जो 1% लोग हैं, सबसे अमीर, उनके पास इस समय देश के 40% से ज्यादा पूरी संपत्ति उनके पास है। जो आमदनी है देश की, उसके 22% से भी ज्यादा उनके पास है। तो एक तरफ मोदी जी ने अमीर को और अमीर बनाने का पूरा काम किया, और ताकि इसके खिलाफ आप बोल ना सके, आप लड़ ना सके, इसके लिए लगातार काले कानून बना रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। हर आदमी को, बोलने वाला, लिखने वाला जो है, सबको जेल में डाल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरे विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हुई, पार्टियों को तोड़ देंगे, विपक्ष में किसी पार्टी को रहने नहीं देंगे। अगर उसको कहीं सत्ता मिल गई, सरकार बन गई, उस सरकार को चलने नहीं देंगे। सरकारों को गिराना है, पार्टियों को तोड़ देना है, विधायकों को खरीद लेना है, सांसदों को खरीद लेना है, जिनको खरीद नहीं सकते उनको जेल में डाल देना है। ये जो धंधा चला है, अब देख लीजिए, इसी चुनाव में हेमंत सोरेन जेल में, इसी चुनाव में
अरविंद केजरीवाल को जेल में, और आप तो कहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी को बंधक बना लिया। अभी रोड शो जो करने आए थे मोदी जी, इस रोड शो में बताना क्या चाह रहे थे, बगल में नीतीश जी खड़े थे। हम सब लोगों को देख करके इतना अफसोस हो रहा था कि राजनीति की बात अलग है। नीतीश जी कभी कभी हम लोगों के साथ आए थे, 95 में आए थे, अभी भी बीच में कुछ दिन 17 महीने हमारे साथ थे। लेकिन ये तो मानते हैं देश में लोग कि बिहार के एक बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री को आप अपने बगल में खड़ा करके, उस अलग पार्टी है, उस पार्टी का एक अलग चुनाव चिन्ह है, झुनझुना की तरह उनके हाथ में थमा देते हैं कमल छाप। और बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश जी बिल्कुल असहाय जैसे दिख रहे हैं, मोदी जी के बगल में इस तरह से खड़े हैं। ये मोदी जी संदेश देना चाहते हैं कि हम बिहार में और किसी को चलने नहीं देंगे, पूरे बिहार पर भी उसी तरह से कब्जा जमाएंगे, वैसा बुलडोजर राज चलाएंगे जो बुलडोजर राज आप उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर राज क्या है? उत्तर प्रदेश के बुलडोजर राज ने क्या किया? हमने बीएसपी के बारे में देखा होगा, छोटी पार्टी नहीं है। इस देश में अंबेडकर के संविधान से दलितों को अगर सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा हैसियत, सबसे ज्यादा पहचान किसी प्रदेश में मिली थी, वो उत्तर प्रदेश है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बने। आज उस उत्तर प्रदेश में बीएसपी की स्थिति क्या है कि बीएसपी ने जितने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, बीजेपी के कहने पर सारे उम्मीदवारों को बदल दिया। जिस नौजवान को, आकाश आनंद को मायावती जी ने खुद कहा कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, उनको संयोजक बनाया। जब उस नौजवान ने अपने चुनावी भाषण में, जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, कोई बात नहीं थी। जैसे ही उस नौजवान को भी बात समझ में आई कि भाई हमारे लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ घिसी-पिटी बातें, समाजवादी पार्टी के खिलाफ पुरानी घिसी-पिटी बातें, घिसी-पिटी बातों से अब चलने वाला नहीं है। इस चुनाव में लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं, अंबेडकर की बात सुनना चाहते हैं। जैसे ही उस नौजवान ने संविधान की बात कहना शुरू कर दिया, बुलडोजर राज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के आतंक के खिलाफ बोलना शुरू किया, मायावती जी ने अपने ही भतीजे को सभी पदों से, जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और अपमानित करते हुए मुक्त किया कि अभी इसके अंदर परिपक्वता नहीं आई। जब ये परिपक्व होगा तब आगे देखा जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चाहे बिहार के जनता दल यूनाइटेड हो, उत्तर प्रदेश की बीएसपी हो, ये जो पार्टियां थी सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली, जो इस धारा की पार्टियां थी, इन सभी पार्टियों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाना चाहती। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना कि ये जो पूरे देश पर कब्जा जमाना, कह रहे कि 50 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, बिल्कुल जैसे अंग्रेज राज करते थे वैसे ही करेंगे। मोदी जी एक चुने हुए प्रधानमंत्री की तरह बात ही नहीं करते। प्रधानमंत्री हैं तो संसद में आएंगे, बहस का जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस का जवाब देंगे। वो तो कहते हैं कि मैं तो सम्राट हूँ और ईश्वर ने मुझे भेजा है, ईश्वर ने हमको भेजा है ये सब काम करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के लिए, कृषि कानून बनाने के लिए, श्रम कानून को बदल देने के लिए, लेबर कोड बना करके मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, सब कुछ बर्बाद करने के लिए, निजीकरण करने के लिए, इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए ईश्वर ने हमको भेजा है। इसीलिए बहुत जबरदस्त इस समय लड़ाई है। अच्छी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन बना, 4 चरण के जो संकेत है, वो संकेत बहुत अच्छा है। जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते थे, उस राजस्थान से खबरें आ रही है, गुजरात से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी माहौल है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। वो चिंता की बात क्या है? वो है चुनाव आयोग। इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड को फिलहाल तो चुनाव हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उससे भी सवाल खत्म नहीं हुआ। हमने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासा हुआ, वो खुलासा जो हुआ, ये तो घोटालों की चाल है, घोटालों का एक तंत्र है, घोटालों का भंडार है, कोई एक घोटाला नहीं है। और इसीलिए ये जो पैसा जो खुलासा हुआ, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट वाली कंपनी हो, वो आपके इंजीनियरिंग की कंपनी हो, नवयुग हो, एक एक घोटाले की जांच होनी चाहिए और एक सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एसआईटी बना करके इस पर बिल्कुल इसके तहत तक हमें जाना होगा। लेकिन जो दूसरा चुनाव आयोग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग कैसे बनेगा,
तो चुनाव आयोग बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, देश के विपक्ष के जो नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयोग का चयन करे। मोदी जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश थी, इस सिफारिश को बिल्कुल पलट करके एक ऐसा चुनाव आयोग बनाने का कानून बनाया। तो चुनाव आयोग अब कौन बनाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्हीं के मंत्रिमंडल के और एक सदस्य और विपक्ष के नेता। विपक्ष के 3 लोगों की कमेटी में जहां 2/3 सरकार के पास है, वहां विपक्ष के होने का क्या मतलब? तो 2/3 मतलब जैसे प्रधानमंत्री चाहेंगे, जैसे सरकार चाहेगी, उसी तरह का चुनाव आयोग होगा। यानी चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता थी, उसकी संभावना भी जब कम से कम थी, उसको खत्म कर दिया गया। और इसीलिए इस बार के चुनाव आयोग, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, पहले 4 चरण में कितने वोट पड़े हैं किसी को नहीं पता। पहले चुनाव होता था और चुनाव होने के उसी दिन देर शाम को या अगले दिन शाम तक चुनाव आयोग बता देता था कि जहानाबाद में इतने वोट पड़े हैं। अब क्या बोल रहा है? 11 दिन बाद, और 11 दिन बाद जब चुनाव आयोग ने आंकड़ा पेश किया, वो चौंकाने वाली बात है। जितने वोट पड़े थे, जो शुरुआती रिपोर्ट थी, अब पता चल रहा है कि पहले चरण में, दूसरे चरण में उससे 1 करोड़ ज्यादा वोट। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में जहां 15,000, 20,000, 30,000 से फैसला होना है, वहां अगर बाद में लाखों वोट डाल दिया जाए तो क्या होगा? इसीलिए जहानाबाद के मतदाताओं से, साथियों से हम खास तौर पर कहेंगे, इसके खिलाफ तो हमें लड़ना होगा। इस चुनाव आयोग के कानून को भी बदलना होगा। फिलहाल जो काम हम कर सकते हैं चुनाव में, फिलहाल हम जो काम कर सकते हैं, 2 काम। एक, इस तरह से इतना वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि ईवीएम मशीन पर, जहां लाखों के मार्जिन से अगर हम जीतेंगे तो किसी हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। कोई हेराफेरी, चुनाव में धांधली, साजिश, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दूसरा, हर बूथ से पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव के बाद, जैसे चुनाव समाप्त होता है, हर बूथ में बिना मांगे, ये कानून कहता है, बिना मांगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है कि पोलिंग एजेंट को उनके सिग्नेचर लेकर के ये साफ बताना है कि इस बूथ में इतने वोट पड़े हैं। और वही आंकड़ा है जिसके आधार पर चुनाव आयोग बाद में बताता है कि कितने वोट पड़े। तो ये 17C का फॉर्म जरूर ले लीजिएगा हर जगह, जहां भी हर बूथ में हमारे साथी बिल्कुल ले ले, ताकि चुनाव आयोग की जो धांधली चल रही है, इस धांधली के खिलाफ हम मजबूत लड़ाई लड़ सकते। अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। बिहार में 2019 में माहौल बहुत खराब था। बिहार क्या, पूरे देश में पुलवामा और बालाकोट के बाद जो चुनाव हुए, वो तो पूरा झाड़ू लगा करके एनडीए वाले जीत के चले गए, लेकिन सच्चाई वो नहीं थी। और इसीलिए 2019 के लोकसभा के तुरंत बाद झारखंड में हमने देखा, 19 का लोकसभा में 14 में 12 सीट लेके चले गए, लेकिन जैसे ही 6 महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार चली गई, रघुवर दास की सरकार चली गई। बिहार में हमने देखा कि 2020 में बहुत कठिन समय था, कोरोना काल, हमारे सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे, क्वारंटीन सेंटर में झेल रहे थे। उस कठिन दौर में जब चुनाव हुआ और पहली बार एक थोड़ा सा ढंग का गठबंधन बना, माले और राष्ट्रीय जनता दल, लाल झंडा और हरा झंडा एक साथ हम लोग आए कांग्रेस के साथ में, तो आपने देखा कि नजारा बदल गया। जहानाबाद हो, नालंदा का तो उतना नहीं बदला, जहानाबाद हो, गया हो, भोजपुर हो, रोहतास हो, पटना ग्रामीण हो, हर जगह पूरे जो हमारा पुराने जमाने का मध्य बिहार, आज का जो दक्षिण बिहार है, मगध और शाहबाद का इलाका, जबरदस्त हम लोगों ने जीत हासिल की। माले को 9 सीट मिला था, 9 में हम लोग 8 सीट जीते, 9 में 8 जीते। आरा शहर की सीट जो है 3000 वोट से हम लोग नहीं जीत पाए। और सिर्फ हम अकेले नहीं जीते, हम अगर जीते तो राष्ट्रीय जनता दल भी उसी रफ्तार से, राष्ट्रीय जनता दल की भी गाड़ी आगे बढ़ी, उसी रफ्तार से कांग्रेस की भी गाड़ी आगे बढ़ी, पूरे महागठबंधन जबरदस्त रूप से आगे बढ़ा। और इसीलिए आज तो यही कोशिश हो रही है। बड़ा अफसोस है
इतना वोट दे करके हम लोगों ने जिताया, लेकिन सासाराम के लोकसभा में 6 एमएलए में 3 एमएलए बिक गए, राष्ट्रीय जनता दल के भी, कांग्रेस के भी। बगल में आपके पटना में जो विक्रम के एमएलए बिक गए। तो नजर तो रखना है, लेकिन हम ये कहेंगे कि 2020 में जहां तक हम लोगों ने बिहार को पहुंचा दिया था, इस बार 24 के चुनाव में बिहार को भी आगे पहुंचा दीजिए, बहुमत ले लीजिए बिहार के अंदर, और बिहार जब बहुमत ले लेगा तो पूरे देश में भी हमें निर्णायक बहुमत मिल जाएगा, निर्णायक बहुमत मिल जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कमजोर कर दिया जाए। आज हमारे सामने बिल्कुल संभावना है, और ये हमारे सामने अभी कार्यभार है कि मोदी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल कर देना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसको असंभव बना देना है, और इंडिया की सरकार जिसकी संभावना लगातार बढ़ रही है, तो अगले 3 चरण में, आप तो आखिरी चरण में, अभी तो आखिरी चरण ही है 1 तारीख, तो आखिरी चरण में आप सबको आरा भी, काराकाट भी, पाटलिपुत्र भी, नालंदा भी, जहानाबाद भी, सब जगह, गया के लोग तो सबसे शुरुआत कर दिए, बड़ा अजीब है, गया से शुरुआत और जहानाबाद से अंत होगा। लेकिन जो काम गया वालों ने कर दिया है, हमें जो रिपोर्ट है, गया वालों ने जो काम कर दिया है, जहानाबाद के लोग उसको और आगे बढ़ा देंगे, और ये सरकार की जो ताबूत तैयार हो रही है, उस ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम अपना करेंगे। तो इसी के साथ मैं जहानाबाद जिले में अपने तमाम साथियों को, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विनायक से उस तरह से। ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया, देश के लिए बहुत ज़रूरी फैसला था कि चुनावी चंदा, इसके लिए मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चालू किया था, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी, भ्रष्टाचार को कानून बना देने की कोशिश की गई थी। तो और उस भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देने की जो कोशिश थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका, और इससे देश को ये जानकारी मिली कि किस तरह से इस देश के अंदर ये चुनावी चंदे का धंधा मोदी सरकार चला रही थी, और तमाम भ्रष्ट कंपनियों को, उनके भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के लिए सरकार को इन लोगों ने चंदा दिया, और कुछ कंपनियों को तो दबाव डाल करके उनसे चंदा वसूल किया गया। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधा काम कर दिया, बाकी आधा काम जनता को करना है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जनता की जो अदालत लगी है चुनाव में, जनता को बिल्कुल निर्णायक जनादेश देना है, और जिस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, इस भ्रष्टाचार की भी पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अपने देख रेख में एक SIT बना करके एक उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, इसलिए ये कोई एक घोटाला नहीं है, ये घोटालों का भंडार है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये घोटालों का एक तंत्र है, एक भंडार है, और इसके पूरे तह में जा करके बिल्कुल एक साफ जानकारी देश के सामने चाहिए। तो हमें लगता है कि अच्छी बात है कि यहाँ जहानाबाद में साथियों ने चुनाव के बीच में इस मौके पर ये चर्चा रखी है, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार देश में बढ़ा है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार को जोड़ देते हैं परिवार के साथ, और लोगों को समझा देते हैं कि भाई हमारा तो परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, हम किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार जो है वो परिवार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है सत्ता के साथ। सत्ता अगर निरंकुश होगी तो निरंकुश सत्ता और बेलगाम भ्रष्टाचार, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अंग्रेजी के बहुत पुरानी कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो मोदी जी ने जो निरंकुश इस देश के अंदर सत्ता को निरंकुश बना लिया है, तो हम लोगों को भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सत्ता पर अंकुश लगाना होगा, और ये चुनाव सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए, और जो मोदी जी के 10 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार को हटा करके इंडिया गठबंधन की वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए चुनाव है। और हमें तो उम्मीद है कि जहानाबाद के मतदाता भी जागरूक मतदाता है, और इस चुनाव में पूरे बिहार के अन्य इलाकों की तरह यहाँ भी लोग इसी तरह से वोट करेंगे।